शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसी अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसी अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं, लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहे हैं? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES, सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। ओडिशा में तूफान थोड़ी देर में दस्तक देने वाला है। तूफान फिलिन गोपालपुर तट के बहुत करीब पहुंच चुका है। ताजा जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक गोपालपुर में तेज हवाएं चलने लगी हैं। जो तटीय इलाके हैं वहां पर इस तूफान का असर दिखने लगा है। ओडिशा के बेहद नजदीक पहुंच गया है। करीब 5 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। सुरक्षित जगहों पर गोपालपुर में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब तक ये खबर आ रही है और पिछले काफी समय से लगातार मौसम विभाग की इस पर नजर है। लगातार हम भी आपको ताजा जानकारी, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो वहां पर प्रभावित जिले हैं, खासकर ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में, गोपालपुर में NDRF की पेट्रोलिंग टीम जो है वो मौजूद है। गोपालपुर में जो होटल हैं जहां पर खासकर सैलानी ठहरते हैं, वो होटल पूरी तरह से खाली करा लिए गए हैं। खासकर अगले जो 6 घंटे होने वाले हैं वो 6 घंटे बेहद अहम है, वो 6 घंटे बेहद खतरनाक है। इस तूफान के नजरिए से वज्रपुर कुंटूर मंडल में ये तूफान टकराया है और खबर ये आ रही है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तट से तूफान टकरा चुका है। यानी तूफान की दस्तक, जो फिलिन तूफान है उसकी दस्तक जो है वो दस्तक वो दे चुका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से वो टकरा चुका है और बस थोड़ी देर में जो उड़ीसा के इलाके हैं, खासकर जो गोपालपुर का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वहां पर इस तूफान का असर होने वाला है, दिखने वाला। हालांकि असर दिखने लगा है, लेकिन जो पूरी तरह से तूफान की रफ्तार है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो आशंकाएं जताई जा रही हैं। खासकर अच्छा हो कि इसका बहुत कम से कम नुकसान हो, लेकिन जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है तो उससे निपटने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो खास तौर से बहुत अहम होती हैं। प्रशासन की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था और जो NDRF की टीम है, NDMA की टीम है, इन सब की व्यवस्थाएं कितनी कारगर होती है ये बहुत
अहम हो जाता है। और ये वो नंबर आप देख रहे हैं जो इमरजेंसी के तौर पर बनाए गए हैं। आपदा से निपटने के समय जो आपातकालीन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसके नजरिए से कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि इसके बीच अगर किसी को मदद की या किसी को कुछ जानकारी की जरूरत हो तो वो ले सके। संवाददाता मीर खालिद हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। खबर है कि आंध्र प्रदेश में तूफान के टकराने की सूचना है। मीर खालिद, क्या जानकारी मिल पा रही है? आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है तूफान ने? मीर खालिद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मीर खालिद हैदराबाद से जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। खासकर ये अहम इसलिए है क्योंकि खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में तूफान ने दस्तक दे दी है। हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं, इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे हम। फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, साथ ही पत्रकार शक्ति सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि हम वो ताजा अपडेट दे दें। मालूम हो रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगला आधा घंटा जो है वो पूरी तरह से तूफान आने के संबंध से, तूफान आने के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि बस कुछ ही देर में तूफान पूरी तरह से भारत के जो तटीय इलाके हैं, खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहां पर दस्तक दे चुका होगा। आंध्र प्रदेश में जो है वो श्रीकाकुलम के पास इसकी दस्तक हो चुकी है, तूफान पहुंच चुका है। और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं उसके तहत कि इसकी रफ्तार जो है वो बेहद तेज रहने वाली है। प्रति किलोमीटर करीब 200 के ऊपर प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इसकी रफ्तार होने वाली। हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही शक्ति सिंह जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर। इसलिए ये बातचीत अहम हो जाती है कि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं दरअसल आती हैं तो उसके पहले की जो तैयारियां होती हैं वो बेहद अहम होती है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी होता है। फजल इमाम मलिक साहब, सबसे पहले सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की ये प्राकृतिक आपदा और जिस खतरे की आशंका जो है जाहिर की जा रही है उसको देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप, और उससे पहले जो एहतियात के कदम होते हैं आपका नजरिया? देखिए, आंध्र प्रदेश में राजनीतिक तूफान भी आया, वो फिलहाल उस पर चर्चा नहीं, लेकिन ये जो तूफान है, जो प्राकृतिक तूफान है, इस तूफान से मुझे लगता है कि सरकार ने जो नज़र आ रहा है सामने, कम से कम उसने व्यवस्था की है कि लोगों को जिस तरह से, चूँकि इसका आभास पहले से हो गया था, इसकी आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि तूफान कब और कितने बजे उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा, जब वो यहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए अब तक जो सारी व्यवस्था सरकार ने की है, मुझे लगता है कि करीब, आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि 5-5.5 लाख लोगों को निकाल लिया गया। 1990 में भी इस तरह का एक तूफान आंध्र प्रदेश में आया था, जब वहाँ सरकार ने इसी तरह से 6 लाख लोगों को करीब निकाल के सुरक्षित स्थानों पर ले गई थी। तो हालांकि ये है कि जानी नुकसान की आशंका फिर भी कम है, लेकिन माली नुकसान, जिनके घर द्वार वहाँ हैं, उनका नुकसान तो होगा ही। और सिर्फ ये भारत में नहीं, आप देखिए कि अमेरिका वगैरह में भी जब इस तरह के तूफान आते हैं, जब इस तरह की स्थितियाँ आती है, तो प्रकृति से हम में से कोई लड़ नहीं सकता। बिल्कुल। प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो हम सिर्फ जो बचाव और राहत काम और दूसरे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारों ने ये व्यवस्था की है। एनडीएमए की टीम, आपने कहा, मुझे लगता है कि करीब 2000 के एक टीम में 2000 लोग बनाएंगे, और 50 टीमें 2-2 हज़ार की उन लोगों ने व्यवस्था की है। फिर एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो 19 टीमें आंध्र प्रदेश में है, 25 उड़ीसा में है। तो ये एक व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था अब ये है कि तूफान आने के बाद कितना, चूँकि जानी नुकसान, हालांकि बहुत सारे लोगों को घरों से मोह होता है, वो जाने से इनकार भी कर रहे हैं वहाँ से, ऐसे हालत में मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो मोह जो है, अपने घर का जो मोह होता है, वो लोगों को अपने घर से छोड़ने से का जो मोह, उसकी वजह से वो लोग वहाँ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनको वहाँ से निकाल के सुरक्षित स्थान पर ले गई। लेकिन माली नुकसान तो होगा इसका, और इसकी व्यवस्था शायद अभी तक न हम कर पाए हैं, न कोई दूसरी सरकार कर पाएगी, क्योंकि घरों को बचाना इस तरह के तूफान में सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, और शायद यही हम कहीं मजबूर हो जाते हैं कि प्रकृति की एक ऐसी चीज़ है जिससे लड़ना आदमी के बस की बात आदमी के बस की बात नहीं है। हालांकि एहतियाती तौर पर इस नुकसान को
कम किया जा सकता है। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं आकर प्रकृति के आगे हम हार जाते हैं। संवाददाता मुनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसम विभाग के पास वो मौजूद हैं। मौसम विभाग किस तरह से नजर रख रहा है, संवाददाता मुनीश बताएंगे। मुनीश, जो मौसम विभाग किस तरह की नजर रख रहा है, क्योंकि लगातार अपडेट की जरूरत है इस पूरे मामले में। तूफान कहां पहुंचा, कितनी रफ्तार में हवाएं पहुंची, क्या कुछ हो रहा है मुनीश? जी बिल्कुल, मौसम विभाग जो है वो आज सुबह से ही लगातार रेडार पर चेकिंग कर रहा है कि इसकी क्या सिचुएशन है, और वो मीडिया से भी लगातार बात कर करके लगातार दे रहा है संदेश की सिचुएशन क्या है। और जो हवाओं की बात है वो लगातार 220 से उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले जब प्रेस रिलीज की थी उन्होंने, तो उसमें 210 से 215 किलोमीटर की बात की गई थी जो हवाओं की। लेकिन अभी खबर SMS के द्वारा जानकारी दी गई है और मौसम विभाग में भी ये बात की गई है कि श्रीकाकुलम में जो है वो टकरा गया है, जो है अपना पाइलिन। जी मुनीश, इसके अलावा तूफान जो है उससे जो नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है, उस नुकसान जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हवाएं कितनी तेज चलती है, उसकी रफ्तार कितनी तेज है उस चक्रवात की। साथ ही लहरें जो उठने वाली हैं वो 2.5 से 6 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 6 मीटर जो लहरें ऊंची उठने वाली हैं। मौसम विभाग इस मामले में ताजा जानकारी अगली कब तक देने वाला है? जी बता दें आपको कि 9 बजे के करीब जो है वो मौसम विभाग अपनी अगली जानकारी देगा, क्योंकि लगातार सुबह से, जैसा कि मैंने बताया, कि वो इस पर नजर रखे हुए और लगातार रेडार के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू इस पर जानकारी बनाए हुए कि इसकी क्या स्थिति बनी हुई है और स्थिति बनाए हुए है। और अभी जो था इसकी रफ्तार जो है 225 के करीब बताई जा रही है। और रही बात लहरों की, समुद्र ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और करीबन 15 से 20 फीट ऊंची लहरें वहां पर उठ रही हैं अभी। जी, और अभी ये जानकारी मिल रही है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तक दस्तक पहुंच चुकी है इस तूफान की। उसके अलावा इसका असर दिखने लगा है उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, गोपालपुर हो या और भी जो इलाके हैं, वहां तक इसका असर दिखने लगा है। इस पर जो है वो ताजा जानकारी या ताजा और कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको अभी? जी बिल्कुल, अभी अपडेट आया था कि 3 लोगों की कैजुअलिटी की खबर आई है वहां से, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला है और बाकी 2 लोगों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो प्रशासन है इस बार पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था कि ताकि जान माल की जो है वो काफी नुकसान से बचाया जा सके उड़ीसा के क्षेत्रों में। और करीबन 8 राज्यों में हाई अलर्ट जारी था और लगातार इस पर तीनों सेनाएं जो है वो नजर रखे हुए हैं और आपदा से निपटने के लिए हर तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल, चलिए। सेना के अलावा इसमें और भी एक गृह सचिव ने भी इस काम का जायजा लिया है और उन्होंने खास के पेट्रोलियम मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेलवे, इन सबको भी सतर्क कर दिया। और रेलवे मंत्रालय ने, चूंकि बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए डीजल इंजनों की भी व्यवस्था वहां कर रखी है और किराने की दुकान में छोटे छोटे गैस वगैरह, ताकि किसी तरह की दिक्कत लोगों को ना हो। तो इस तरह की सारी व्यवस्था वहां कम से कम सरकार के स्तर पर जी बिल्कुल, यही सवाल मैं करना चाहता हूं मुनीश। साथ ही दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है, जिस केंद्र सरकार की गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तमाम जानकारी दी, किस तरह से मदद की जा रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तूफान आने से पहले से क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, दिल्ली से किस तरह से कनेक्शन साधा जा रहा है, किस तरह से यहाँ से जो नेटवर्किंग है मदद की, एहतियात के तौर पर कदम उठाने की, क्या कुछ उस बारे में जानकारी मिल रही है? जी, नेटवर्किंग के मामले में बता दें आपको कि वहां पर का जो है बिल्कुल बत्ती गुल हो चुकी है और पूरा ब्लैक आउट हो चुका है वो राज्य है। और यहाँ से सैटेलाइट्स फोन भेजे गए हैं ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो सके और कम्युनिकेशन किसी न किसी तरह कोई आपदा आती है तो कम्युनिकेशन किया जा सके। 2 टीमें बनाई गई हैं, एक के पास 10 सैटेलाइट्स फोन है और एक के पास 16 सैटेलाइट्स फोन गए हैं। इसके साथ ही जो भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट्स वगैरह थी वो सारी रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन यातायात बिल्कुल ठप पड़ा है और ब्लैक आउट है इस टाइम पूरा उड़ीसा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब भी मौजूद हैं, साथ ही शक्ति सिंह जी मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब इस तरह के मौके आते हैं, इससे पहले जो प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे कि फजल इमाम मलिक साहब ने कहा कि हालांकि कहीं पर आकर के हम ये मान लेते हैं कि प्रकृति के आगे हमारा बस नहीं चलता, लेकिन एहतियात के तौर पर अगर जो कदम उठाए जाते हैं वो अगर पुख्ता हो तो नुकसान काफी कम किया जा सकता है। उस कदम के बारे में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो कितनी ठोस हैं? देखिए, एक तो तूफान इस समय आ रहा है जब रात होने को है जी, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और चैलेंजिंग ये चैलेंजिंग होता है। अगर दिन में शायद ये भारतीय तट से टकराता तो शायद इसको संभालने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सुगम हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक तो तूफान जो है ये जो है
सुपर साइक्लोन और ऊपर से रात को आ रहा है और पूरी रात अभी बाकी है और पूरी रात में ही ये संघर्ष करना है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी पहले से क्या तैयारी है। तो जैसा देखने को मिला कि इस बार पिछले जो बार 1999 में उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसमें काफी जान माल दोनों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि 2-3 दिन पहले से सरकार, जो वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोऑर्डिनेशन करके लोगों को उसके बारे में बताया है, अवगत कराया है और बहुत जगहों पे लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है। ठीक है, उसके साथ जो इसका आफ्टर इफेक्ट है 2-4-5 दिन तक जो इसका आफ्टर इफेक्ट रहेगा, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था या उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर रखने की व्यवस्था, इन सब चीजों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। तो इससे उम्मीद ये लगाई जानी चाहिए कि शायद इस बार जान की क्षति तो कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सुखद बात होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकता। तो जान बचाई जा सके ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक रहे माल की बात, तो माल का नुकसान तो होगा और हर एक जगह पे होता है और उसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके लिए ठीक है, आप अर्बन प्लानिंग के तौर पे बहुत सारी चीजें कि कैसा मकान होना चाहिए जो कि जिसमें कम से कम नुकसान हो या जिससे कम से कम क्षति हो, तो वो एक आगे की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से पिछले जो अनुभव रहे हैं भारत के, उससे बेहतर मैनेजमेंट इस बार मुझे देखने को मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि कम से कम लोगों के जान जाएगी और ये तूफान जो है जल्द से जल्द भारत के जी, ये खतरा जो है वो कम से कम हो, जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल साबित हो, वो आशंकाएं जो है वो झूठी साबित हो, ये तो अच्छी बात होगी कि नुकसान जो है वो कुछ ना हो। लेकिन जिस तरह से आपने एक खास बात कही कि जो पिछले अनुभव हमारे रहे हैं वो अनुभव काफी अहम होते हैं। फजल इमाम मलिक साहब, ये बात आप भी कहीं ना कहीं मानेंगे, आप भी इन चीजों का काफी आपने देखा भी है, काफी आपने जाना भी है। जो सिस्टमेटिक तरीका है सरकार का, वो चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, पिछले अनुभव जो रहे हैं, फजल इमाम मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो पिछले अनुभव हैं, उन अनुभवों से क्या हमने सीख ली है और क्या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो NDMA है, आपदा प्रबंधन है, वो क्या उससे सीख ले करके आज इस स्थिति में है कि हम इस चीज से मजबूती से लड़ पाए? लगता है कि इस बार थोड़ा उसने शायद उत्तराखंड से भी सीख ली है NDMA। हाँ, बिल्कुल उसी का जिक्र मैं करने वाला था आपसे। उत्तराखंड में जिस तरह का आपदा की, और सही कहा तो शक्ति भाई ने कि वहां भी देखिए आपदा रात में आई और लोगों को जिस तरह से बहा ले गई, वहां चेतावनी दी गई थी। वहां भी उत्तराखंड में आप देखिए कि मौसम विभाग ने बार बार कहा था कि वहां इस तारीख को बारिश होगी और ज्यादा बारिश होगी, लेकिन सरकार नहीं चेती। और शायद लगता है कि इसी को देखते हुए, चूंकि यहाँ भी 2-3-4 दिन पहले ही से ये अलर्ट हो गया था, अलर्ट दिया जा रहा था कि तूफान आने वाला है, और इसे देखते हुए दोनों सरकारों ने, चूंकि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, NDMA जो केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए NDMA ने उस पर बहुत सतर्कता बरती और चौकस रखा और लोगों को वहां से निकाल ले गए। हम जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि जानी नुकसान शायद इस बार कम हो, क्योंकि लगभग 5-5.5 लाख लोगों को वहां से निकाल के बाहर ले जाया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। घर वहां है, जाहिर है कि कुछ सामान भी, माल असबाब भी वो लोग साथ ले गए होंगे जिनके घर, लेकिन घरों को तो बचाया नहीं जा सकता, इसलिए घरों अब वो माल से जुड़ा हुआ है तो माली नुकसान होगा, लेकिन जान का नुकसान संभव तो मुझे जो लगता है कि कम होगा। और कम से कम ये अच्छी बात है कि हमने उन पुरानी चीज़ों से सबक लिया, और उत्तराखंड हो या कोसी की बाढ़, आप देखिए कोसी की बाढ़ के वक्त भी चेताया गया था, लेकिन सरकारें नहीं चेतती हैं। लेकिन लगता है कि इस बार बिल्कुल इसी की बात हम करने वाले। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय, हम आएंगे तो बात करेंगे। कोसी की आपदा हो, कोसी का जो बाढ़ संकट था वो था, पूरा एक तरह से बिहार का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हुआ, उत्तराखंड की आपदा हुई, या फिर इससे पहले के कुछ अनुभव हो, 1999 में जब तूफान आया और सुनामी आई, वो सब जो अनुभव है। खासकर एक दिक्कत आती है, आपने जो जिक्र किया कि जब नहीं चेतती हैं सरकारें, तब ये आपदाएं जो हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो हम बात करेंगे इन्हीं सब सिस्टमेटिक तरीके जो हैं वो क्या हैं, उन पर बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो
क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं आप। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहे हैं? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम बात कर रहे हैं फेलिन तूफान आ चुका है, दस्तक दे चुका है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तट से टकरा चुका है, साथ ही उड़ीसा में भी अब इसका असर दिखने लगा है। लेकिन हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि तूफान से पहले के जो एहतियाती कदम हैं, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह का हो। हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, साथ ही शक्ति सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं आप, साथ ही मौसम विभाग के पास से मौजूद हमारे संवाददाता मोनीश लगातार मौसम विभाग किस तरह की जानकारी इस मामले में देने वाला है, किस तरह के अपडेट्स देने वाले हैं, वो सब चीजें हैं। खासकर इस बहस में खासकर एक बात सामने ये आई कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उन्होंने काफी कुछ, जो पिछली आपदाएं रही हैं वो हमारे सिस्टम को काफी कुछ उन्होंने सीखने का मौका दिया था और उससे कितना सबक लिया गया है और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी मुकम्मल साबित होती हैं, ये बेहद जानना जरूरी है। मोनीश से एक बार मोनीश के पास रुख करना चाहूंगा। मोनीश, केंद्र सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो गृह मंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो खाने की चीजें हैं या फिर जिस तरह की जरूरत की चीजें हैं वो पूरी तरह से मुहैया करवा दी गई हैं। इस बारे में किस तरह की जानकारी है, कितनी कुछ व्यवस्थाएं करवाई गई हैं? बाकी लोगों को तो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन बाकी लोग वहां पर आज अभी भी रुके हुए हैं। उस हालत से निपटने के लिए केंद्र सरकार की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, बिल्कुल बता दें, कुछ लोग जो है वो बड़े सेंटिमेंटल हैं और वो चाहते हैं कि अपने घर को ना छोड़ें। कुछ ही लोग वहां पर मौजूद हैं और पहले ही सरकार ने एहतियात बरते, जैसा कि आपने बताया कि पुरानी प्राकृतिक विपदाएं जो थी उनको ध्यान में रख करके और इस बार कोई गलती ना हो, ताकि मौसम विभाग जो है लगातार पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था कि ऐसी स्थिति उड़ीसा में बन सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार पहले ही जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था उस एरिया में। और जो लाखों लोग थे, 4 लाख के करीब, 4.5 लाख के करीब जो लोग थे, उनका पलायन कर दिया जा चुका था और जो वहाँ के स्कूल कॉलेज वगैरह थे उनको खाली कराया गया था और वहाँ पे जैसे खाने का सामान, चिड़वा वगैरह जो है वहाँ का प्राकृतिक, वो उन तक मुहैया कराया गया है। और जो वहाँ पर लगातार जो विभाजन को लेकर के जो हड़ताल चली आ रही थी और लगातार जो था वो भी मंत्री ने वहाँ पर बात करके खत्म कराई गई थी, ताकि जो वहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं वो भी इस आपदा के लिए तैयार रहे और मदद के लिए उनको कहीं ना कहीं तैयार किया गया है ताकि इस प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। बिल्कुल, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शक्ति सिंह जी मौजूद हैं, फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, जिस तरह से आप पिछले अनुभवों का जिक्र किया फजल इमाम मलिक साहब ने, उसको देखा जाए तो आप क्या कुछ कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है अब जब इतनी बड़ी तूफान का सामना करने वाला एक बार फिर से तटीय इलाका? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो क्या एहतियात बरतने चाहिए। बिल्कुल, एक आम आदमी की तरह जो एक नागरिक है उसको क्या एक्शन अपने को बचाने के लिए लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस तरह के तूफान की स्थिति में, साइक्लोन की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जाने जो जाएंगी वो पेड़ गिरने से जाएंगी, जिसका अभी तक जिसकी शुरुआत हो गई है। हाँ, नहीं, शुरुआत हो गई कि हाँ, गोपालपुर में पेड़ गिरने से 6 लोगों की जान चले गई। तो किसी सुरक्षित स्थान पर, कंक्रीट जहां हो, जहां बिल्डिंग हो, उसके बगल में वो पनाह लें। अगर उनके पास कोई जगह ना हो तो पेड़ के नीचे ना रहें। दूसरी चीज कि बिजली
पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है क्योंकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो बिजली के करंट लगने के कारण। तो ऐसी स्थिति में बैटरी से जो संचालित लाइट की सिस्टम्स हैं उनका पूरा का पूरा उपयोग या उनको भरपूर मात्रा में उनकी सप्लाई होनी चाहिए, जिससे कि राहत कार्यों में भी या जीवन को आगे सुरक्षित रखने में भी लोगों को सहायता मिल सके। और पॉलिथीन एक ऐसा चीज है जिसको आप अपने साथ रखकर अपने को कुछ हद तक बारिश के प्रभावों से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये जो कुछ उपाय हैं जो व्यक्ति को खुद करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक रहा अनुभवों का, मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे पिछले अपने अनुभवों से सरकार ने और वहां के प्रशासन ने ये सीख ली है और इस बार न्यूनतम लेवल पे जान माल की क्षति होगी। और मेरा ये कहना है कि जहां तक उत्तराखंड की आपदा का सवाल है, उत्तराखंड की आपदा में ये कहीं नहीं किसी भी एजेंसीज को मालूम था कि वो आपदा कौन सा रूप लेगी, लेकिन जो अपना वो सब कुछ अचानक हुआ। एक बात ये कही गई और ये तूफान बारिश की बात की गई थी, ठीक है, लेकिन बारिश की ये बात कही गई थी। क्या फॉर्म लेगा किसी को नहीं मालूम। सरकार ने भी ये चेतावनी दी थी, केंद्र से भी गृह मंत्रालय ने ये जानकारी, विभाग ने चेतावनी, मौसम विभाग ने बारिश जबरदस्त होगी, लेकिन बारिश जबरदस्त होगी, लेकिन वो कौन सा फॉर्म लेगा, कहां से क्लाउड ब्रस्ट होगा और क्या उसका रूप होगा, ये कहीं से नहीं। लेकिन जो कम्युनिकेशन के जो अपने तंत्र हैं वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि जो साइक्लोन की जो है समुद्र तट से जो उठने वाले साइक्लोन्स हैं उनका सैटेलाइट के माध्यम से आज इतना अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और वो कितने घंटे रफ्तार की तेज हवा चलेगी, कब कहां पे वो टकराएगा, क्या नुकसान होने की संभावना, इस पर काफी शोध और अनुसंधान हो चुके हैं। तो इसका लाभ उठाते हुए सरकारों को इसका फायदा उठाना चाहिए जान माल के हित की रक्षा के लिए। और तीसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि देखिए, देखने वाली बात मुझे यहाँ इस तूफान में ये लग रहा है या साइक्लोन में ये लग रहा है टेक्निकल तौर पे कि जो पश्चात देश हैं अमेरिका और इंग्लैंड, उनके जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि इस तूफान की गति जो है भारत तट से टकराने के बाद 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से रहेगी। लेकिन अपने जो वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं, ये 200-220-25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का तूफान एस्टिमेट करने की बात। तो अब ये देखना ये है कि हम कितने एक्यूरेट हैं, हमारी जो सूचना प्रणाली है या जो हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो कितना आज इंप्रूव कर चुका है और हम कितना सटीक भविष्यवाणी इस तरह के आपदाओं का कर पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हम लोगों को देखना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, ये गौर करने की बात है। साथ ही कई तरह की बातें उठती हैं जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो एक खास बहुत आपने अच्छी बात का जिक्र किया, वो ये होती है कि जो तटीय इलाके हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, जो ज्यादा प्रभावित होते हैं इस तरह के तूफान से, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से, उनको हमेशा एक ट्रेनिंग देने की बात की जाती है, एक प्रशिक्षण देने की बात की जाती है। जब इस तरह की बातें हो, इस तरह की आपदाएं हो, तो उस समय वो खुद को अपने से बचा सके। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके लिए देखिए, जो एनडीआरएफ है, एनडीएमए है, आपदा प्रबंधन की जो हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर एक राज्य सरकार अपने पाठ्यक्रमों में, स्कूल के पाठ्यक्रमों में इस तरह के आपदाओं से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पाठ्यक्रम में किताबों या पाठ्य पुस्तकों का चलन लाए, जिससे कि एक आम व्यक्ति भी अपने आप को इस तरह की आपदाओं से सुरक्षित रख पाने में सफल हो सके। जी, ये बहुत जरूरी होता है। हमेशा जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं, इससे पहले चाहे 99 में बड़ी आपदा आई रही हो या फिर उससे पहले सुनामी की बात की जाती है, या कई बार इस तरह की तूफान आ चुके हैं, कई बार भूकंप आ चुका है, तब ये बातें होती हैं कि जब जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पे लोग इस तरह से प्रशिक्षित हों। खासकर दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने इस विधा में काफी महारत हासिल की है। वो चाहे जापान का उदाहरण इस मामले में अक्सर दिया जाता है कि जापान ने इस तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी व्यवस्थित की है, पैदा की है, इस तरह से व्यवस्था की है कि उससे निपटा जा सके। खासकर एक बार फिर से जानकारी में दर्शकों को दे दूं कि तूफान जो है फिलिन, उसके आने की जो दस्तक है वो दस्तक दे चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तट से वो टकरा चुका है। ओडिशा में भी उसका असर दिखने लगा है। समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र में लहरें उठने लगी हैं, उसका जो ज्यादा असर है वो थोड़ी देर में ही, कुछ ही मिनट में दिखने वाला है। अगला जो आधे घंटे है वो काफी महत्वपूर्ण है। लगातार हम इस बात पे इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि जो तूफान आएगा उससे पहले का जो एहतियाती कदम है
वो कितना कारगर साबित होता है। राज्य सरकारों ने हालांकि पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कह दिया है कि सरकारों को पूरी तरह से मदद किया जा रहा है। जो उड़ीसा के 23 जिले हैं, आंध्र प्रदेश के 18 जिले हैं, वो ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं इस तूफान से। लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय यहां पर, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे। संवाददाता मोनीश भी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहे हैं? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या माना जाए सर कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को खराब लगा और यही वजह रही जिससे कि इस तरह का वजह बनी कि जो आप पार्टी से दूर हो गए? तारीफ कहा जाए या आलोचना कहा जाए या सत्य का एक हमने उदाहरण दिया, इसमें क्या गलत कहा, हमें यही नहीं समझ पाया। ये माना जाए कहीं ना कहीं इस बात को आप मानते कि जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए एक पार्टी के अंदर सतीश मिश्रा और विजय बहादुर सिंह एक साथ नहीं रह सकते, ये वजह बनी कहीं ना? नहीं, हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, हमारे इससे कोई मतभेद नहीं था, लेकिन हाँ पार्टी को भी प्रजातांत्रिक रूप से चलाना पड़े। देखिए खास बात, वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद विजय बहादुर सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो लगातार हम बने हुए इस बड़ी खबर पे। तूफान सुपर साइक्लोन फिलिन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तेज रफ्तार उसकी जो उसका जो असर है वो दिखने लगा है। आंध्र प्रदेश के तट पर वो दस्तक दे चुका है, साथ ही उड़ीसा में भी इसका असर दिखने लगा है। संवाददाता मुनीश हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं लगातार इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। जो एहतियात के कदम हैं, जो पिछले अनुभव हैं, उनसे हमने कितना सीखा, साथ ही जो एहतियाती कदम है, जिस तरह से प्रबंधन की बात की जाती है, जो आपदा प्रबंधन है, NDRF की टीम है, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजों पर ऐसे मौकों पर बातचीत करने का एक मौका होता है कि पिछले अनुभवों से कितना सीखा है हमने। हमारे साथ संवाददाता मुनीश है, उसके बाद आगे तमाम अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक क्या स्थिति है, साथ ही मौसम विभाग क्या कुछ जानकारी देने वाला है। संवाददाता मुनीश हमारे साथ है। मुनीश, बाकी
जो व्यवस्थाएं हैं लगातार उसकी हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, इससे पहले की एहतियाती कदम की बात तो की जा रही है, लेकिन आफ्टर मैथ जो होता है उसके बाद की क्या व्यवस्थाएं होने वाली है, इस पर भी सरकार की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की जानकारी आपके बारे में आपके पास? देखिए, अभी जो इससे पहले की जो सिचुएशन थी उसको लेकर के तो सरकार पूरी तैयार है, और इसके बाद अगर कुछ दुर्घटना होती है और जो कोई आपदा सामने आती है तो उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से इस बार पूरी एहतियात बरत के और पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। तो कह नहीं सकते कि इस बार की सरकार की तरफ से कोई चूक होगी, जैसे कि गृह मंत्री ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया था और तीनों सेनाएं जो हैं वो लगातार इस पर इमरजेंसी, इस सिचुएशन में मान लीजिए कि जैसे देश में युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी लगती है, ठीक उसी नजरिए से इस आपदा को भी देखा जा रहा है कि कोई भी चूक ना हो इस पर सरकार से। और जो एयरफोर्स के जो विमान थे उनको भी इस आपदा के लिए लगा दिया गया है, ताकि कोई आपदा हो या दुर्घटना घटे तो तुरंत उनको सेवा मुहैया कराई जा सके। जी, ये तमाम व्यवस्थाएं एक बार फिर से दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें कि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें खास तौर पर यह है कि तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर तैनात हैं किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। एनडीआरएफ की 26 टीमें जो हैं वो उड़ीसा में हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की करीब 15 टीमें मौजूद है, वहां पर पेट्रोलिंग हो रही है कि इस तूफान के बाद जो असर होता है या तूफान का जो असर होता है वो उसके बाद किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की जाएं। साथ ही इसका जो असर होने वाला है वो ये है कि जो मकान हैं, जो ऊंची इमारतें हैं, जो तटीय इलाके वहां पर हैं, उन पर इसका असर हो सकता है। तार जो हैं, बिजली के पोल जो हैं वो टूट सकते हैं, मोबाइल टावर जो हैं वो ठप पड़ सकते हैं, संचार व्यवस्था जो है पूरी तरह से वो, साथ ही भारी बारिश से सड़क, रेल और यातायात व्यवस्था जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। इसके लिए जानकारी अभी तक ये है कि जो व्यवस्था के संबंध में जो जानकारी है वो ये है कि सरकार ने इसके लिए जो रेलगाड़ियां हैं उसके लिए काफी डीजल की व्यवस्था की है, ताकि जब संचार व्यवस्था ठप हो तो डीजल के जरिए जो रेलगाड़ी हैं उनको किसी तरह से पटरी पर लाया जा सके। साथ ही ब्लैकआउट कर दिया गया है ज्यादातर इलाकों में इसको लेकर के, ताकि तूफान आने के बाद अगर पोल गिरते हैं, जो खंबे हैं वो टूटते हैं तो किसी तरह से और ज्यादा नुकसान ना हो। हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार शक्ति सिंह जी मौजूद हैं हमारे साथ। फजल इमाम मलिक साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले एक जिक्र हो रहा था कि भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर के, जैसे दुनिया के बाकी देशों में है, जो तटीय इलाके हैं जहां पर अक्सर मालूम हो सकता है कि कभी भी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, वहां के लोगों को एक परमानेंट ऐसा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हमेशा बात उठती है आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए। आपका नजरिया? देखिए, आपदा और प्रबंधन दोनों यहाँ लगभग अभी तक जब भी हम बात करते हैं तो बहुत हद तक फेल रहे। आपदा प्रबंधन के मामले में हम बराबर फेल रहे, चाहे उत्तराखंड में हो, कोसी हो या इससे पहले के मामले हो। आप तमाम देखिए, उत्तराखंड में शक्ति भाई ने बात की थी कि इसकी जानकारी, मौसम की जानकारी थी वहाँ। पिछले साल भी इसी तरह की आपदा आई थी, सड़कें तबाह हो गई थी। क्योंकि आपदा जो है आजकल सत्ताधारी नेताओं या नेताओं, आप राजनीतिक दलों की बात कर लें या ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, उनके लिए एक संपदा बनाने की भी एक आपदाएं अक्सर उनकी झोली भरती रहती है। क्योंकि कुछ भी जो भी राहत और की सामग्री जाती है, आप देखिए इसकी बराबर गड़बड़ी की शिकायत मिलती है। इसलिए आपदा को लेकर सरकारें बहुत गंभीर नहीं होती और ब्यूरोक्रेसी, सियासत का जिक्र, पॉलिटिक्स और जो नौकरशाही है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा जरिया होता है अपनी संपदा बनाने का। तो ये उत्तराखंड में भी देखने को आया है, एक पहलू है, ये बहुत अहम पहलू है। और इसी ये आपदा प्रबंधन इस वजह से भी कमजोर होती है। हम क्योंकि आज देखिए कोसी में बाढ़ सिर्फ 1-2 बार नहीं आती, हर साल बाढ़ आती है वहाँ, या उत्तर प्रदेश का एक इलाका बार बार बाढ़ से डूबता है। आज तक किसी राजनीतिक दल ने इस पे अस्थायी हल के लिए कभी कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो भी आपदा से जुड़ा हुआ, लाखों हजारों लोग बेघर होते हैं, उनकी फसलें तबाह होती है, इस तरह की चीजें होती है। एक मामला ये है। दूसरी चीज, शक्ति भाई ने जो स्कूलों में बात की कि स्कूलों में हमारे करिकुलम में इस तरह की चीजें होनी, समाज सेवा, जो सामाजिक सरोकारों की बात की, मुझे लगता है कि आज जब स्कूल जो है शिक्षा की दुकान बन गए हैं, तो वहाँ कौन सोचेगा लोगों के बारे में। वो सिर्फ पढ़ा के एक धंधे करने वाले लोगों को तैयार करता। हम दून स्कूल की बात कर रहा हूँ, 1935 में दून स्कूल जब बना था, वहाँ के कैरिकुलम में इसको डाला गया और 11वीं क्लास का हर लड़के को मॉनिटरिंग मस्ट कर दिया गया, ताकि वो आपदा के, अभी भी आपदा में जाए
उन लोगों ने वहां जाके काम किया, घरों को बनाया, घरों के अभी पिछले दो तीन हफ्ते पहले की बात मैं कह रहा हूँ, वो लोग गए, वो भुज भी गए थे, उत्तरकाशी भी गए थे, मसूरी के इलाके में भी, जब भी जहाँ होता है वो लड़के जाते हैं वहाँ, क्योंकि उनको ये है कि उनके करियर में साल में कम से कम 100 दिन उनको सामाजिक सरोकारों के लिए देना मस्ट है। और 1935 में ही बंकर राय थे जिन्होंने राजस्थान में एक सामाजिक संस्था का गठन किया था जो इन कामों में लगी रहती है, जो और इसका जिक्र भीष्म साहनी ने भी किया था। तो ये चीजें आज हमारे लिए चूंकि बहुत महत्व नहीं रखती हैं स्कूलों के लिए, शक्ति से भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इस तरह की चीज़ों का सिखाना जाना चाहिए कि आपदा से लड़के कैसे आपदा के समय में कैसे समाज का काम कर सके, लेकिन नहीं होता है क्योंकि सरकारों में भी वो इच्छा शक्ति नहीं, इसलिए शायद स्कूलों में भी नहीं। हम और एक जिक्र करते हैं कि आपदा बराबर आते, जैसे आप भगदड़ का जिक्र होता है, भगदड़ के समय आप देखिए चाहे कुंभ के समय या इस तरह की चीज़ें, हज के समय मीना में आज से 8-10 साल पहले बहुत जबरदस्त आग लगी, 300-400 लोग मारे गए मीना में, चूंकि वो जो बनाए खीमे जो होते थे उस तरह के नहीं थे, ज्वलनशील पदार्थ से बने हुए थे, जल गए लोग बहुत बुरी तरह। आज वो व्यवस्था वहां ऐसी हो गई है कि वहां आग नहीं लग सकती खीमों में, परमानेंट ऐसा कर दिया गया है। तो कम से कम उन्होंने उस आपदा से सीखा कि आपदा प्रबंधन क्या होती है। हमने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा कि आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए। हम अपने भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं रेलवे स्टेशन पे, जिससे कई बार आप दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो चूंकि जिस चीज की बार बार जिक्र करेंगे, तकनीकी तौर पर हम समृद्ध हुए, लेकिन आप देखिए कि जैसे अमेरिका और यहाँ के वहाँ वो 300-350 मील की बात कर रहे हैं, हम 200-220 भी, हम तो चाहते हैं कि 200 मील और उससे कम ही रहे ये तूफान। ठीक है, मौसम विभाग ने भी इसका खंडन किया है कि ये ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है इसको। तो ये देखना कि कितना है वहां, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं। अब दिक्कत ये है कि आपदा आएगी, चाहे वो अमेरिका में हो, अमेरिका में भी कई बार इस तरह आप देखिए कि अमेरिका भी तबाह हुआ सुनामी से, जापान भी पिछले दिनों, लेकिन फिर भी वो अपने से सबक सीखते हैं। कम से कम इस बार अच्छी बात यह है कि एनडीए में जिसने समय रहते चेता और उसने कुछ इस तरह के कदम उठाए जिसकी वजह से कम लोगों को सुरक्षित इलाके से निकाला गया। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन कम से कम इस मामले में उसने कदम उठाया। और सही कहा आपने कि इस पर अभी भी गृह सचिव वगैरह की नजर रखी हुई है और डीजल के इंजनों को तैयार किया गया है। छोटे छोटे किराना दुकानों में गैस के छोटे गैस सिलेंडर रखवा दिए गए ताकि लोगों को कठिनाई नहीं हो सके। लेकिन अभी इसके बाद के सवाल ये है जो इसकी बार बार हम लोग जिक्र कर रहे थे कि तूफान गुजर जाने के बाद जो नुकसान होगा उसके बाद किस तरह से सरकार निपटती है, उस पर हम जिक्र करेंगे, उसके पे बहुत नजर रखनी होगी। वो बहुत अहम पहलू है, उस पर हम बातचीत करेंगे। शक्ति सिंह जी भी हमारे साथ हैं, साथ ही संवाददाता मुनीस भी हमारे साथ मौजूद है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा जिक्र मैं यहाँ पर ये कर दूं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक लगाई गई है। दोनों राज्यों ने कर्मचारियों की जो छुट्टी है दुर्गा पूजा की वो कैंसिल कर दी है। उड़ीसा में जो है खाने के पैकेट, खाने की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। साथ ही 24 घंटे का कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। कई आपातकालीन नंबर बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं जिसके जरिए लोगों को मदद मिल सके। ये हेल्पलाइन नंबर कई जगह है, पुरी में है, गजपति में है, गंजम है, और गंजम खासकर वो इलाका है जहां पर ज्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। अगले जो कुछ घंटे हैं वो बेहद अहम रहने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अब उसने दस्तक दे दी है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में भी इसका असर दिखने लगा है। 220 के ऊपर 220 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर इसकी रफ्तार रहने वाली है, जो काफी नुकसानदेह हो सकता है। फजल इमाम मलिक साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही शक्ति सिंह जी, वो ये है कि जो दिक्कतें, जो प्राकृतिक आपदाएं पहले से हमें पता है, बिहार में कोसी का जिक्र किया, बिहार का शोक कहा जाता है, उस पर भी हम मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या जो पॉलिटिशियन है वो अपनी संपदा बनाने में लगे रहते हैं, ये वजह है या कोई और वजह है? देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत या राजनीतिक पार्टियां या सरकारों को की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो जनता है उसकी सुरक्षा सबसे अहम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होने चाहिए वो उन सरकारों को उठाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता आया है, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई हैं, जिसका अनुभव भारत को पिछले दशक में भी रहा है और बिल्कुल इस जो 2000 और 2010 के बीच के दौर में भी हमने देखा है। लेकिन मैं इस बार ये देख रहा हूं कि जो केंद्र सरकार है या जो कंसर्न स्टेट्स हैं
उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उनकी सरकार संजीदा दिख रही है। बहुत सारे उपाय जो प्रिवेंटिव उपाय हो सकते हैं उनको किया गया है और केंद्र और राज्य सरकारों का कोऑर्डिनेशन एनडीआरएफ के थ्रू और एनडीएमए के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो इस ऐसे स्थिति में ये लगता है कि शायद इस बार पिछले गलतियों से सरकारों ने कुछ सीखा है और जान माल की क्षति को मिनिमाइज करने का जो प्रयास है उसमें भारत सरकार को और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को सफलता मिलेगी। इसमें उम्मीद करते हैं, बिल्कुल। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि वहां की जो लोकल जनता है उनको भी इन सरकारों के जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके प्रयासों को सेकंड करना चाहिए, उनके प्रयासों को समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल सराहना, हाँ, अच्छे काम की सराहना बिल्कुल कहीं समय ये देखिए इमोशनल, ठीक है, इमोशंस कब हो, अगर आप किसी चीज को अपने घर को लेकर अपने पशु को लेकर इमोशनल हैं तो ठीक है, जब आपकी जान बचेगी तब तो आप इमोशनल होंगे। तो सर्वप्रथम अगर आपकी जान महत्वपूर्ण है, सरकार और कर्मचारी और वहां के लोकल लेवल पे जो लोग लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अगर आपको इवैक्यूएट करा रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए करा रहे हैं, उनको समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और उसके अलावा उनको ये चीज भी उनको पूरा कॉपरेशन आपको देना होगा, तभी जाकर हम कहीं इस तरह की घटनाओं को जो मिनिमाइज करने में जो आप लोगों के पास मैं आऊंगा, जो जान माल की क्षति है उसको कम करने में हमें सफलता मिली। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। संवाददाता मुनीश मेरे साथ है। मुनीश, आखिरी सवाल आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूं, सोनिया गांधी ने एनडीएमए से जानकारी ली है इस पूरे हालात के बारे में, राजनेताओं में किस तरह की चर्चा है, मंत्री जो है जिम्मेदार, सचिवालय जो है राज्यों में वो 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया है, दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था है? दिल्ली में भी एनडीआरएफ और जो नेशनल एनडीएमए से है कई नंबर जारी अलर्ट किए गए हैं। साथ ही सरकार इस बार सोशल मीडिया का बड़ा यूज कर रही है, जैसे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इन पे भी नंबर अपडेट किए जा रहे हैं ताकि कोई आपदा आती है तो वो इन नंबर्स के थ्रू संपर्क किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोनीश, हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शक्ति सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बात करेंगे कि इस तरह की आपदाएं जब होती हैं उसके बाद निपटने की जो स्थिति होती है उस पर कितनी व्यवस्था है हमारी, कितने तैयार हैं हम, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कितनी तैयार है इसके। छोटा सा ब्रेक के बाद तो लौटेंगे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सावधान तूफान आ रहा है लगातार, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। तूफान फिलिन
जो है वो पहुंच चुका है और अगले कुछ घंटे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तूफान से पहले जो एहतियाती कदम है सरकार के, वो काफी मायने रखते हैं। उसके अलावा वहां पर जो लोग हैं वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, ये बहुत जरूरी है देखना। उसके अलावा इन्हीं सब पहलुओं पर सरकार की क्या व्यवस्था है, आपदा प्रबंधन कितना तैयार है, इन सब पर बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, शक्ति सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे पहले के जो एहतियाती कदम हैं, ठीक है वो जो हैं सो हैं, उससे हम काफी कारगर तरीके से निपट सकें, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा हो। लेकिन आपदा के बाद की जो स्थिति होती है वो काफी चैलेंजिंग होती है, वो काफी एक चेतावनी होती है। उसके लिए हमारे कितने विभाग जो है वो कितने तैयार हैं? शक्ति सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जब आपदा से पूर्व हमारी तैयारी ठीक है तो मुझे इस बात पर भरोसा करना चाहिए हमें कि इस बार हम शायद बेहतर आपदा प्रबंधन कर पाएंगे। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह की घटना होती है, दुर्घटना होती है, या तो वो भूकंप हो या वो साइक्लोन हो या किसी तरह के बाढ़ की स्थिति हो, माने किसी भी प्राकृतिक आपदा के गुजर जाने के बाद उसके रेस्क्यू में, उसके आम जीवन को पटरी पर लाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए और हमें इसकी तैयारी, एक दिन की तैयारी से ये चीज़ें नहीं होती, उसके लिए हमें एक निरंतर कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। स्कूलों में बच्चों को इससे जोड़ने की आवश्यकता है। एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनको इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की दुर्घटनाएं देश में कभी होती हैं तो उसको मैनेज बेहतर तरीके से किया जाए, मैनेजमेंट के माध्यम से जो क्षति है उसको कम किया जाए, जिससे मैं ये मानता हूँ जैसे पैरामेडिकल जो लोग हैं उनको पूरी तरह से किस तरह से आपदा से निपटना है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर्स की एक टीम होती है उनको पूरी तरह से तैयार होने की आवश्यकता है। मेडिसिन की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, रहने के लिए शेल्टर्स की जो टेम्पोररी शेल्टर्स हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन स्टेक होल्डर्स को और अपने टोज पे रहना चाहिए और उनके माध्यम से फिर हम इस चीज़ों को कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकारों को संजीदा होने की जरूरत है। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन जो है वो महत्वपूर्ण है, राजनीति उसके बाद आती है। जी, राजनीति से जुड़ा सवाल फजल इमाम मलिक साहब आपसे जानना चाहूंगा। दिल्ली से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का जो कनेक्शन है, इस आपदा को लेकर जो एहतियाती कदम है वो कारगर साबित होगा या फिर घटना के बाद, आपदा के बाद फिर यही होगा कि हमने कहा था तुमने सुना नहीं? फिलहाल तो ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी राजीव जी चुनौती यही है कि तूफान गुजर जाएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उसके जिस इलाके में से तूफान गुजरेगा वहाँ के मकान दायरे के नाबूद हो जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी, किसान बहुतों की जो संपत्ति जो है और संपदा जो बर्बाद हो जाएगी, उसे लेकर जाहिर है लोग चिंतित होंगे। उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनको फिर से बसाने के लिए, उनकी रोजी रोटी को देने के लिए ये बड़ी चुनौती होता है। हाँ, वो सारी चीजें एकदम फिर से बुनियादी चीजों से शुरू कर दी जाएगी। आप देखिए कि आज उत्तराखंड की फिर मैं बात करूंगा, उत्तराखंड में 200 गांव ऐसे हैं जो आज भी कटे हुए हैं पूरे देहरा या पूरे इलाके से, मुख्य मार्ग से 200। और वहां की सरकार जो है, वहां की जो सरकार है, उसने 22-23 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर दिया है। और ये अभी से नहीं हो रहा है। इसी की बात मैं कर रहा था। देखिए कि इस सरकारों की जो संवेदनहीनता है वो अगर कायम यहाँ भी रही तो फिर आम लोगों का जिक्र शक्ति भाई कर रहे हैं, जिसके लिए संजीदा होने की बात कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि सरकारें संजीदा नहीं होती है, फिर वो अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में इधर और उधर की बात करने लगती है। यहाँ इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोगों को बहुत गंभीरता के साथ, क्योंकि उनकी जो समस्या है उनके लिए बहुत गंभीरता से और कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो उनका पुनर्वास भी कर सके और उन्हें रोजी और रोटी भी मुयस्सर करे। जी बिल्कुल, ऐसी आपदाओं में खासकर आपदा से पहले, आपदा के बाद रेस्क्यू करना, उसके बाद उनको फिर से पुनर्वास मुहैया करवाना, उनको रिहैबिलिटेट करना, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसे मौकों पर हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ऐसे मौकों पर भी हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर जब हमारे यहाँ इस तरह का एक रिवाज सा बन गया हो कि हमने कहा था तुमने
सुना नहीं। शक्ति सिंह जी, क्या इस बात पे जिक्र करना चाहिए कि सरकार जो है वो पूरी गंभीरता से इन सब चीजों को ले रही है और बाद में फिर ये नौबत नहीं आएगी? देखिए, ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सरकार अगर आप चला रहे हैं तो आपको जिम्मेवारी लेनी होगी, और जिम्मेवारी अपने लोगों की है। आपके लोग हैं जो भी हैं, वो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में हो, वो जनता जो है वो आपकी जनता है, और सरकारों का दायित्व है कि जनता का आंसू पोंछना, उनके बारे में सोचना, उनके जीवन को बेहतर बनाना। तो इसमें कोई ब्लेम गेम अभी तक यही होता आया है कि हमने सूचना दी थी, हमने अलर्ट दिया था, आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस आज की स्थिति में देखने को पिछले 2 दिन से यही मिल रहा था कि इस तूफान को लेकर, इस साइक्लोन को लेकर काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, दोनों राज्य सरकारों के बीच में। और दूसरी, उसके लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए थे वो उपाय किए गए हैं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा जिसका फायदा भी शायद हमें देखने को शायद थोड़ी देर बाद मिलने लगेगा कि मिनिमम जान माल की क्षति की खबर हमें मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो राजनीतिक सियासत है, सियासत करने के बहुत सारे दूसरे अवसर मिलेंगे, लेकिन इस तरह की आपदाओं में सियासत ना हो, यही हमारी कामना रहेगी। जी, सियासत ना हो ये उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन सियासत का रिवाज हमारे यहाँ थोड़ा अलग है। ऐसे मौकों पर केंद्र सरकार सिर्फ सुविधाएं मुहैया कराकर, सिर्फ सामग्री मुहैया कराकर बच सकती है, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं फजल इमाम मलिक साहब? जिम्मेदारी तो है केंद्र सरकार की, ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र के पास संसाधन जितने हैं राज्यों के पास उतने संसाधन नहीं हो सकते। आपके एक्सपर्टीज जितने केंद्र में है, चूंकि मौसम विभाग और सारी जो दूसरे विभाग हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। राज्यों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी इसलिए है कि भले सरकारें दूसरी की हो सकती हैं, वहाँ दूसरे से दूसरी पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि केंद्र ही एक तरह से सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। इस मामले में फिलहाल हम लोग जिस चीज़ की बार बार बात कर रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कम से कम एक तालमेल बनाए रखा। इस तालमेल की वजह से ये है कि कम से कम हालात कुछ हमारे हाथ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी नेचर से हम लड़ नहीं सकते। नेचर जो तूफान आ रहा है उससे हम इस तरह से नहीं लड़ सकते जिस तरह से किसी जंग में सेना से लड़ सकते हैं। हम तो अपने लोगों को कितना सुरक्षित रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, ज़्यादा उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करा सकते हैं, सरकारों की ये जिम्मेदारी। बाकी तो तूफान ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी देश की, क्योंकि जब आप देखिए सुनामी में पिछले दिनों जब जापान में आई तो तबाही लेके आई। हमारे यहाँ सुनामी जब पिछली बार आई थी तो तबाही लेके आई थी, क्योंकि वो अचानक आई थी। अचानक रात, ठीक कहा, भूकंप जब आते हैं तो इस तरह की तबाही लेके आते हैं। तबाही के बाद, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के बाद होते ये लगता है कि जिस चीज़ के हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं कि सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि सियासी दल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी तलाश लेते हैं और सियासत शुरू हो जाती है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस तूफान के बाद जो आपदा के राहत और बचाव काम होगा उसमें सरकारें गंभीरता के साथ, सियासत नहीं होगी, सियासत नहीं होगी, और उन लोगों के लिए जो सचमुच तबाह हुए उन पे गंभीरता से उनको फिर से पुनर्वास किया जाएगा, बसाया जाएगा, उनकी रोजी और रोटी के लिए मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। तभी मुझे लगता है कि सरकार का काम इस मामले में पूरा। चलिए, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शक्ति सिंह जी, फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। बातचीत हो रही थी जिस बात पे, वो ये कि तूफान अब आ चुका है, आंध्र प्रदेश में दस्तक दे चुका है, वो उड़ीसा के तट पर भी इसका असर दिखने लगा है। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1.25 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी जो एहतियाती कदम है, हालांकि एक सीमा पर, एक लेवल पर आकर कहीं ना कहीं प्रकृति के आगे हर कोई मजबूर होता है, लेकिन एहतियाती कदम अगर पुख्ता हो तो खतरे को कम किया जा सकता है। बहुत कुछ देर में जो है मौसम विभाग इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। वो ताज़ा जानकारी देगा कि तूफान कहां तक पहुंचा, कितनी रफ्तार में पहुंचा और कितनी रफ्तार जो है वो चक्रवात की रहने वाली है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे। हालांकि अभी तक ये आशंका जताई जा रही है कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर रहने वाली है इसकी रफ्तार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।
तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ